नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो चौथा प्रैक्टिस सेट जो है, हमने इसका पहला पार्ट देखा था। इससे पहले 25 तक प्रश्न साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी सेट का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें इसके आगे के प्रश्न नंबर 26 से लेकर के प्रश्न नंबर 50 तक हम प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26 से। तो 26 नंबर आपका प्रश्न है कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को जो है वो स्वीकारा जाता है? तो भूगर्भीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन या फिर पेट्रोलियम। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। ये ऊर्जा के जो विकल्प हैं उनके रूप में पूछा गया है, इनमें से किस स्वरूप को जो है वो स्वीकारा गया है। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन हाइड्रोजन यहाँ पर जो है वो सही होगा। ऊर्जा जो है कि उन सभी स्रोतों को वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं, जो कि जीवाश्म ऊर्जा जो है उसके विकल्प हैं। और उदाहरण के लिए पवन ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जो है वो ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या फिर हार्मोन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इनमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में जो है वो नहीं होता है? आंसर की बात करते हैं तो विटामिन सी तो मैंने आपको बताया है पहले, साथ ही साथ विटामिन ए भी आपका हो जाएगा। तो विटामिन ए और सी, इनका निर्माण हमारे शरीर में जो है वो नहीं होता है। ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो इस तौर पर आप याद रखिए। तो आपका विटामिन ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 28 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? भेड़, ऊलक, खरगोश या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु जो है वो था। आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सफल क्लोन बनाया गया था वो बनाया गया था भेड़ का, जिसका नाम जो है वो डाली रखा गया था। और इसे स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड के रॉसलिन संस्थान थी। शॉर्ट में लिख दिया मैंने आर। रॉसलिन संस्थान 1996 के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने बनाने में सफलता प्राप्त की थी। 29 नंबर प्रश्न है, जो कि मैंने इससे पहले वाले पार्ट में पूछा भी था कि दूध का पीएच मान कितना होता है। पीएच वैल्यू आपसे किसी की भी पूछी जा सकती है, तो मेन जितने भी हैं वो आपको याद होने चाहिए। 6.1, 6.6, 8.0 या फिर 7.4। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन 6.6 आपका बिल्कुल सही होगा। ये एक रेंज के तौर पर वर्क अधिकतर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि 6.4 से लेकर के 6.8 के बीच आपका दूध का औसत पीएच मान के तौर पर आप कह सकते हैं। तो आपका उस आधार पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, चुंबकीय जो सुई होती है वो किस तरफ संकेत जो है वो करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर आकाश की तरफ। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चुंबकीय सुई जो है किस तरफ संकेत जो है वो करती है? चुंबकीय सुई जो है वो आप एक छोटी चुंबक के रूप में देखते हैं, जिसकी जो सिरा है जिसका, वो आपको उत्तर दिशा जो है, सी वाला ऑप्शन सही होगा, उत्तर की ओर संकेत जो है वो करता है। इसे उत्तर ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव जो है इसके नाम से जानते हैं। और जो सजातीय ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे प्लस माइनस हम ना देखते हैं, तो प्लस प्लस, माइनस माइनस, वो सारी चीजें को ही सजातीय और विजातीय शब्दों के तौर पर जो है वो डिफाइन किया गया है। अब यहाँ से प्रश्न आपके गणित विषय के स्टार्ट हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, इनमें सबसे बड़ी और छोटी भिन्न का अंतर आपको जो है वो बताना है। अब छोटी और बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे? तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इनका मान आप दशमलव में निकाल लीजिए। 2/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.66 जो है वो आ जाएगा। 3/4 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.75 आ जाएगा। 4/5 को करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा। और 5/6 को करेंगे तो ये 0.83 आ जाएगा। अब इसको दशमलव में करने से क्या फर्क पड़ा?
अब हमको पता चल गया कि 0.66 जो है ये आपका पहले आ जाएगा, यानी ये सबसे छोटी हो जाएगी, और 83 वाला जो है सबसे बाद में आएगा, यानी ये सबसे बड़ी हो जाएगी। तो आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न जो है वो पता चल गई। अब प्रश्न में इनका डिफरेंस पूछा गया था, तो दशमलव में अंतर निकालने से अच्छा है कि डायरेक्ट जो बटे के फॉर्म में था इन्हीं का डिफरेंस निकाल लें, यानी कि 5/6 और इसमें 2/3 को जो हम हटा दें। 6 और 3 एलसीएम आपका आएगा 6, 6 का नम 6, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1/6 आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 32 कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 और उनके वर्गों का योगफल 52 जो है आपको दे रखा है, तो आपको उनका योगफल जो है वो बताना है। चार ऑप्शन है 5, 10, 15 या फिर 20। तो इस टाइप का प्रश्न मैंने इससे पहले कराया था। आपको क्या करना है, सबसे पहले दो संख्याओं को मानना है। दो संख्या हम क्या मान सकते हैं, एक्स और वाई मान सकते हैं। प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, यानी कि एक्स मल्टीप्लाइड वाई बराबर 24। ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनके वर्गों का यानी कि एक्स स्क्वायर और इनका योग प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 52 के बराबर है। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। ये आपका समीकरण पहला, और ये जो बाद वाला है ये समीकरण दूसरा हम मान लेते हैं इस टाइप से। फिर अब एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको किस फॉर्म में, किस फॉर्मूले में देखने को मिलता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपका फॉर्मूला होता है उसमें इसकी वैल्यू सीधे सीधे पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फॉर्मूला यही होता है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको रखने का क्या मतलब है, ऊपर जो भी वैल्यू आपकी आपने रखी है वो सब यहाँ पर रख जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 52 है, तो इसकी जगह जो है वो 52 रख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं 52, और इधर से है बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है उसकी जगह उसको ऐसे ही रख दीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि प्रश्न में देखिए उनका योगफल ही बाद में निकालना है, और प्लस लगाएंगे 2xy, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, xy की वैल्यू हमने ऊपर 24 रखी थी, यानी इंटू 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 24 दुना हो जाएगा 48, 48 में 52 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 के बराबर आएगा। और वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x प्लस वाई बराबर अंडर रूट, ये जो स्क्वायर है इधर चला जाएगा, अंडर रूट में 100 आएगा, यानी वैल्यू आपकी 10 जो है वो निकल करके आ जाएगी। आंसर आपका यहाँ पर बी वाला जो है सही हो जाएगा, जो कि 10 आपको दे रखा है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको हल करना है। ये आपका समीकरण जो है वो दे रखा है। अब यहाँ पर अंडर रूट में 8+2√15, फिर इसी प्रकार दे रखा है, तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो ये a प्लस बी, और यही चीज आगे भी है a माइनस बी, ये आपको दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको इसी से रिलेटेड ही फॉर्मूला जो है वो लगाना है। तो a प्लस बी, a माइनस बी किस फॉर्मूले में आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आता है। किस फॉर्मूले में आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ब्रैकेट ना भी लगाएं, डायरेक्ट चलिए लगे रहने देते हैं ब्रैकेट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में देखिए ये दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए यहाँ पर 8 है, हम इसे 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके बाद 2 और रूट में 15, तो इसको भी आप सेम यही चीज, जब माइनस लगेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और बी की जगह 2 रूट में 15, तो इसका भी स्क्वायर जो है कर देते हैं। ये हमने क्या किया है, इस वाले फॉर्मूले का मान जिसके बराबर था उसी को ही उस फॉर्म में जो है वो लिख दिया है, और टोटल का आपका क्या लगा था, अंडर रूट लगा था, वो हम ऐसे ही लगा देते हैं। अब 8 में स्क्वायर लगा है ये वाला स्क्वायर, और 2√5 में जो स्क्वायर लगा ये बाहर वाले अंडर रूट से जो है वो कट जाएगा, और तब कटेगा
जब टोटल के स्क्वायर में हो। अभी आप नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा है। ये वाला स्क्वायर बाहर वाले अंडर रूट से तभी आप काट सकते हैं जब 8 और 2√5 जो है इसके टोटल के स्क्वायर लगाओ। तो हम इस टोटल में तो है नहीं, तो अलग अलग है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 64, और माइनस, और ये 2√5 को सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और √5 इंटू √5 होगा आपका, √5 नहीं 15 है, ये ऊपर क्वेश्चन में 15 है, प्रश्न में 15 है। तो √15 इंटू √15, 15 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि यहाँ पर निकल के क्या आएगा, 4 गुणे 15, इस टाइप से आएगा, और टोटल का अंडर रूट आएगा इसको सॉल्व करके। अब 4 गुणे 15 कितना होता है, 60 होता है। 64 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, √4 आएगा, और √4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आपका बचेगा। 2 आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए, उसी पर जो चीजें दे रखी हैं सेम उसी पर आधारित आप रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। कोई चीज ना समझ में आए तो आप मेन कमेंट में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको साथ में कवर भी जो है वो करते चलेंगे। 34 प्रश्न है कि एक कॉलेज के 3 समूह हो, G1, G2 और G3। इसमें छात्रों की संख्या आपको दे रखी है 20, 40 और 60। फिर कह रहा है G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए जो औसत अंक हैं वो भी दे रखे हैं 50%, 60% और 70%। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक जो है वो कितने हैं ये आपसे पूछा गया है, और नीचे 4 ऑप्शन भी आपको जो है वो दे रखे हैं। तो बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। तो जीवन के जो छात्रों की संख्या है वो 20 है, और जीवन के ही अगर बात करें औसत अंक कितने हैं तो 50% है। तो अगर कुल अंक निकालने होंगे तो क्या करेंगे, 20 गुणे 50 कर देंगे डायरेक्ट। तो जीवन के जो कुल अंक हैं वो 20 गुणे 50 यानी 1000 जो है वो आ जाएगा। फिर अगर बात करें G2 के लिए तो सेम यहाँ पर भी है, 40 जो है छात्रों की संख्या है, और जो G2 के लिए परसेंटेज औसत अंक का है वो 60% है। तो G2 के निकालने के लिए भी गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 40 गुणे 60 कितना होगा, 2400 हो जाएगा। G3 के लिए सेम चीज, 60 गुणे 70 करेंगे तो यहाँ पर मान कितना आएगा, ये आ जाएगा 4200। तीनों मान निकल आए। अब प्रश्न कह रहा है कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक जो है आपको बताना है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले इन सबका योग निकालेंगे, तो 1000 प्लस 2400 प्लस 4200 टोटल कितना होगा, तो 4200 प्लस 24 ये 76 हो जाएगा। 76 साथ में 2 जीरो यानी 7600 आपका जोड़ने पर आएगा कुल अंक का। कुल छात्र कितने हैं, तो कुल छात्र 20 प्लस 40 प्लस 60, तो टोटल छात्र हैं 120। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम 7600 में से जो टोटल छात्र हैं कितने, 120, इनको डिवाइड कर देंगे, बस आपका साथ आंसर आ जाएगा। 12 बन जा 12, यहाँ से काटेंगे तो 63 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको हम 63 जो है पूरा पूरा मान लेते हैं। तो आंसर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका 63.3 समथिंग परसेंटेज में आएगा, जिस ऑप्शन में कोई पॉइंट में दे नहीं रखे हैं, इसको हम अप्रॉक्सीमेट 63% जो है वो मान लेंगे। देखते हैं हमारा 35 प्रश्न। मैथ के टोटल 5 ही प्रश्न आते हैं, लास्ट प्रश्न है आपका, बाकी मैथ के जो पोर्शन है वो आपके ग्राफ में आते हैं। तो प्रश्न आपका है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत जो है वो 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 हैं तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता जो है वो होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का जो परसेंटेज है वो 38% जो है वो दे रखा है, और ये भी कह रहा है अधिकतम अंक 750 हैं। 750 में 38% पासिंग मार्क है, और यही पूछ लिया गया है कि किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। तो परसेंटेज तो सीधे सीधे आपको दिया गया है, तो इस प्रश्न में कुछ करना ही नहीं आपको। 750 का टोटल का 38% आप निकाल लीजिए, तो कितना आएगा 38%, ये आपका 285 आएगा। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 36, जो कि आपका हिंदी के प्रश्नों पर आधारित है। प्रश्न आपका है कि जयद्रथ वध ये किसकी रचना है? बढ़िया रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इनमें से जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर सुमित्रानंदन पंत की है। रचनाओं पर हम बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक से आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे आप याद रख सकते हैं कहानियों के तौर पर। यदि आपने नहीं देखा है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर ही सर्च कर लीजिएगा बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं करके, आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक से आप आसानी से जो है वो याद रख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका मैथिली शरण गुप्त जो है बिल्कुल सही होगा। जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त जो है इनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। इनकी रचनाओं में आपकी कानन कुसुम है, अयोध्या का उद्धार है, वन मिलन है, ऐसी बहुत सी फेमस फेमस जो है वो रचनाएं हैं। और जो ट्रिक वाली हमने बताई थी वो तो आप एक ही बार में याद रख सकते हैं। उसके अलावा और कौन सी है वो यहाँ पर मैं आपको बोल के इसलिए बता रहा हूँ। सिर्फ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इनकी अनामिका है रचना, परिमल है, बेला है, गीत गुंज है, और भी ऐसे इनकी फेमस रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं इनकी उच्छ्वास, ग्रंथि, लोकायतन, उत्तरा, इस टाइप से अलग अलग रचनाएं जो हैं वो पेपर में पूछी जाती रहती है। देखते हैं हमारा अगला 37 प्रश्न कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये लोकोक्ति का अर्थ आपको जो है वो बताना है। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ए ऑप्शन है। दोनों बराबर होना, बी ऑप्शन है। किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है गुण। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति जो है उसकी तुलना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहाँ एक तरफ बहुत ऊंचाई की बात की जा रही है और एक तरफ बहुत उस टाइप से, तो तुलना कंपैरिजन की बात जो है वो की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं 38। यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं, आपको बताना यह है कि जो शब्द है उसका सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प कौन सा होगा। हंस का आपको स्त्रीलिंग रूप बताना है। हंसनी होता है, या फिर हंसिनी होता है, हंसी होता है, हसिया होता है। चौथा ऑप्शन एकदम खतरनाक है, हसिया। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। हंस का स्त्रीलिंग जो है वो वाला विकल्प। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका हंसनी हो जाएगा। बहुत जगह आपने सुना होगा हंसनी वर्ड, तो आपका यही जो है बिल्कुल सही होगा। 39 प्रश्न देखते हैं, आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर गलत छांटना है, अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो अशुद्ध वाक्य है। तो पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा है, पहला ही वाला यहाँ पर गलत है, जिसमें लिखा है कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। क्यों? क्योंकि इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। क्या शुद्ध रूप हो जाएगा? कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अनेकों नहीं होता है, अनेक नाम होता है। अगला देखते हैं आपका 40 नंबर प्रश्न। प्रश्न भानुजा ये किस शब्द का समानार्थी है? सीता, जानकी, राधा, पार्वती। बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? सीता, जानकी, राधा, पार्वती। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो ये सभी राधा जी जो हैं इनके पर्यायवाची कह लीजिए या समानार्थी कह लीजिए, समानार्थी शब्द जो हैं। राधा के और कौन कौन से होते हैं? तो हरि प्रिया होता है, राधिका होता है, ब्रज रानी होता है, ये सभी राधा के समानार्थी होते हैं। सीता के भी बहुत पूछे जाते हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। सीता जी जो है इनके जानकी है, वैदेही है, जनक सुता है, जनक तनया है, ये सभी जो है सीता जी जो है इनके समानार्थी शब्द हैं। पार्वती भी पूछा जाता है। पार्वती की बात करें तो गिरिजा है, और ये जो जानकी है ये सीता जी जो है इन्हीं का ही है समानार्थी, इसीलिए मैंने जानकी नहीं बताया, ये मैंने इसलिए बोल के बता दिया। पार्वती की बात करें तो इनके गिरिजा है समानार्थी, गौरी है,
उमा है, शैलजा है, भवानी है, ये सभी पार्वती जी जो हैं इनके समानार्थी हैं। तो हमारे हिंदी के 5 प्रश्न समाप्त हुए। अब हमारे इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट होंगे पैराग्राफ से। तो एक पैराग्राफ दे रखा है आपका और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। पैराग्राफ तो बहुत ज्यादा बड़ा है, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट जो है वो आंसर की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पर है, हाउ हाउ डिड द प्री हिस्टोरिक मैन कम्युनिकेट, थ्रू हीट, थ्रू साउंड, थ्रू लीव्स या फिर थ्रू राइटिंग्स। तो जो प्रागैतिहासिक मानव था ना, जो पहले की बात होती है, उसमें मानव बातचीत कैसे करता था, संवाद कैसे करता था, वो पूछा गया है। अब हीट से तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो हीट तापमान से बातचीत करेगा। साउंड, बिल्कुल। लीव्स से बातचीत का कोई जरिया नहीं। और राइटिंग्स भी बातचीत का जरिया नहीं था। ये जरूर है कि उनके बहुत से लेख हैं वो जो खुदाई में मिलते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं सही होगा, बी वाला आपका सही होगा। बाकी पैराग्राफ में भी ये चीज दे रखी है, मैं इसीलिए डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या कहेंगे कि ही कम्युनिकेटेड थ्रू साउंड, आपका बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। और ये आपका ऊपर पैराग्राफ में एज इट इज दे रखा है। 42 प्रश्न है, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस आपका है कि दे इनवाइटेड जया एंड आई, फिर स्लैश टू द फंक्शन स्लैश टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो किस भाग में एरर है वो आपको पहचानना है, छांटना है, बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। दे इनवाइटेड जया, तो नीचे इस टाइप से दे भी रखा है कि जया एंड आई इस वाले भाग में है, ये है, या कोई भी एरर नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो पहले वाले में ही आपका बिल्कुल एरर है। क्यों? क्योंकि दे इनवाइटेड जया एंड यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर आपका मी आएगा। एंड मी टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, क्योंकि जो प्रोनाउन है वो आई शुड बी यूज्ड एज मी, तो आपका ए वाला यहाँ पर इस टाइप से सही हो जाएगा। 43 प्रश्न आपका, वी वर वॉचिंग डैश न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग, ए, द, एन, नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा सही होगा। ये सब डायरेक्ट हैं, पैराग्राफ पर आधारित केवल वो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मत सोचिएगा कि ये सब पैराग्राफ वाले चल रहे हैं। तो बताइए, वी वर वॉचिंग डैश न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग। आंसर की बात करें तो आपका द यहाँ पर सही होगा। ये द जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल में आता है। मैंने पढ़ाया है डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो बिफोर न्यूज से पहले मैंने बताया ना, जनरली वी यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर न्यूज, तो आपका द इससे पहले आएगा। वी वर वॉचिंग द न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग। अगला देखते हैं 44 प्रश्न, पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है आपका, वुड यू लाइक टू कम विद अस, दे सेड। तो इसका क्या होगा इनडायरेक्ट फॉर्म, वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए, छाटिए कौन सा सही होगा। वुड यू लाइक टू कम विद अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे सेड। तो आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से। तो आपका दे सेड, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका आस्क्ड हो जाएगा, तो इनवाइटेड और टोल्ड वाला कट जाएगा। इन क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो दे आस्क्ड होगा। ए या बी में से मी भी सही है, और यहाँ पर टू गो विद देम लिखा है और यहाँ पर इफ आई वुड, तो बी वाला आपका सही होगा। क्योंकि मैंने बताया है कि जब आपका जो सेंटेंस होता है या रिपोर्टेड स्पीच आप कह सकते हैं, वो यस नो टाइप या इंट्रोगेटिव फॉर्म में आप देखते हैं, तो इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का यूज जो है वो करते हैं। तो यहाँ इफ का यूज हुआ है, तो यही आपका सही है, दे आस्क्ड मी इफ, फिर आगे आई वुड लाइक टू कम विद देम। अगला प्रश्न देखते हैं 45, जो कि आपको एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस से जो है वो पूछा गया है। सेंटेंस दे रखा है कि देन हर फेस वॉज बोर्ड। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विच वन लिखा है ना, सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द एक्टिव पासिव वॉइस। तो बताइए इनमें से कौन सा जो सही होगा। तो स्ट्रक्चर फॉर्म इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में रहेगा। तो सबसे पहले देन सी, आंसर की डायरेक्ट बात कर लेते हैं, सी वाला ऑप्शन सही होगा। देन सी वॉट हर फेस, ये इसका करेक्ट फॉर्म जो है वो हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे लास्ट के रीजनिंग के जो है वो प्रश्न, 5 प्रश्न लास्ट में।
रीजनिंग पोर्शन के आते हैं। तो प्रश्न आपका है 25 मई 1666 को सप्ताह का कौन सा दिन जो है वो था? चार ऑप्शन है, मंगलवार, बृहस्पतिवार, सोमवार या फिर बुधवार। तो इस टाइप के प्रश्नों को करने का थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है। देखिए 25 मई 1666 लिखा हुआ है। इस 1666 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, यानी कि सन 1600 और 66 से एक साल पहले तक, यानी कि 65 साल तक जो है वो आएंगे, यहाँ तक आएंगे। और इसके बाद के जितने दिन होंगे उनको हम अलग अलग काउंट करेंगे, क्योंकि इनके बीच हम टोटल विषम जो दिन होते हैं उनकी संख्या को निकालते हैं। अब ये जो 1600 है, यहाँ पर जो विषम जो दिन होंगे उनकी संख्या सीधे सीधे 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका 100 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो 5 होते हैं, 200 वर्षों में 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 होता है और 400 वर्षों में विषम दिन 0 होते हैं। तो 400 के मल्टीपल में डायरेक्ट ये सीधे 0 हो जाएगा। अब 65 वर्ष जो है, इसमें आपके लीप ईयर भी होंगे और सामान्य वर्ष भी होंगे। तो फिर इसमें अब आपको अलग अलग निकाल लेना है। तो 65 को सीधे 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने पर आपका 16 समथिंग में आएगा, यानी 16 आपके लीप ईयर हो जाएंगे। और नीचे एल करके लिख देते हैं, बाकी जो बचे हैं अलग नहीं करेंगे, क्योंकि सामान्य वर्ष में वो सभी काउंट होंगे, यानी कि जो 65 है वो आपके नॉर्मल ईयर में जो है वो काउंट हो जाएंगे। इस टाइप से आप 16 65 को अलग कर लेंगे। अब एक चीज और, ये वाला 0 की जगह अगर कुछ और होता तो वो भी इसमें आप जोड़ते, पर यहाँ 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद के दिन 1665 तक तो हमने निकाल लिया कि 65 प्लस 16 यानी कुल मिलाकर आपका 81 जो है वो विषम दिनों की संख्या है। अब इसके बाद 1 जनवरी 1666, यहाँ से 25 मई 1666 तक आपको जो जितने भी मंथ आ रहे हैं उन सबका विषम दिन निकालना होगा। तो सबसे पहले जनवरी माह आएगा। जनवरी माह में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? आपकी 31 होती है। जितने भी दिन हैं उनको 7 से डिवाइड करना है, जितना शेष बचेगा वही उस मंथ का कोड हो जाएगा। तो इस जनवरी का कोड जो है आपका 3 आएगा। इसी प्रकार फरवरी में 28 दिन होते हैं, डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो उसमें जो है कोड आपका 0 आएगा। इसी प्रकार मार्च में देखेंगे तो आपका 3 आएगा। अप्रैल में आप देखेंगे तो आपका 2 आएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक हो गया। मई में तो 25 दिन ऑलरेडी दे रखे हैं, तो ये 25 आपको कोई दिन निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आप जो है वो 25 ही जो है वो यहाँ पर लिख दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन सबको भी जोड़ लीजिए, 25 26 27 28 29 30 31 32 33, और इस 33 का जो टोटल आया, इसको ऊपर वाले टोटल में देखिए कितना होगा। तो 81 और 33 को जो आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर आपका 114 जो है वो होगा। इस सबको जोड़ने पर आपका कितना आएगा? टोटल 114 आएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इन सारी चीजों को हम यहाँ से रब कर देते हैं। 114 जो आया ये आपके टोटल विषम दिनों की संख्या आई। अब इसको भी देखना होता है कि इसमें टोटल में कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं सब, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं लास्ट में। जितना आपका शेष बचेगा वही आपके यहाँ पर जो नंबर काउंट करना है आपको, सप्ताह का कौन सा दिन आएगा उसके आधार पर निकाल लेंगे। तो 7 को 114 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष आपका बचेगा। अब ये 2 शेष से ही आपको जहां से मंडे है वहां से स्टार्ट करेंगे, तो 2 है यानी कि सोमवार मंगलवार, तो मंगलवार आपका आपका आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 25 मई 1666 को मंगलवार जो है वो था। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है। बाकी डिटेल में आप और प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यदि पहले से आता होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। 47 प्रश्न है। नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। आपको पहचानना है, तय करना है, बताना है कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध को जो है वो बताता है? पहला कह रहा है, ध्यान से समझिएगा ए पॉइंट को, कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों ने हड़ताल रद्द कर दी जो निजीकरण के खिलाफ थी। यानी कि प्राइवेटाइजेशन जैसे से बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं सब लोग खिलाफ हो रहे हैं, तो उसी के खिलाफ जो है क्या हो रहा था? हड़ताल हो रही थी। और यही लिखा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल क्या कर दी? रद्द कर दी, जो निजीकरण के खिलाफ थे। दूसरा कह रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए क्योंकि निजीकरण से उनकी जॉब को खतरा था। दोनों पॉइंट आपको क्लियर समझ में आए? अब आपको बताना यह है कि कथन एक आपका कारण है
मतलब बी उसका परिणाम है। रीजन और परिणाम इसमें सबसे पहले छाटिए, और बी वही ऑप्शन इसी टाइप से है। सी कह रहा है कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है, या कथन ए और बी दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो यहाँ पर जो हड़ताल को लेकर बी वाले ऑप्शन में बात की गई है वो ए वाले से रिलेटेड है, परंतु जो हड़ताल रद्द कर दी गई है उसका रीजन यहाँ नहीं लिखा गया है। ये जरूर लिखा गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए क्योंकि निजीकरण से उनकी जॉब को खतरा था, तो ये गए, बिल्कुल ठीक है। और ये हड़ताल जो रद्द करती वो किस रीजन से रद्द करती वो तो यहाँ लिखा ही नहीं है। यानी ये दोनों कथन आपके किसी स्वतंत्र कोई कारण है उसके परिणाम है। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम। अगला देखते हैं आपका 48 प्रश्न। प्रश्न आपका है उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरीके से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सुई, टाका, चाकू इस टाइप से है, यानी सुई जिस प्रकार से टाका से संबंधित है, चाकू किस प्रकार से वो उसी प्रकार से किससे संबंधित है, ब्लेड से, मक्खन से, कट से या शार्प से। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। सुई टाकने के काम आती है, चाकू किस काम में आता है तो काटने के काम में आता है। आसान सा प्रश्न है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न दे रखा है, एक श्रृंखला दे रखी है, उनको देखना है, विचार करना है। ये भी लिखा है यदि बाद के अर्ध भाग को उलट दिया जाए तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी वो जो है टोटल कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका अर्थ करेंगे, तो यहां से आपका अर्थ होगा ये, तो यहां ही से आपको पलटना है, यानी कि जो सबसे लास्ट में वन दे रखा है वो इस एंड की जगह आ जाएगा, तो वन यहाँ पर आ जाएगा, इसको सामने सामने हम लिख रहे हैं। उसके बाद एट द रेट आ जाएगा, फिर क्यू आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर स्लैश आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा और लास्ट में एंड आ जाएगा। सबसे पहले आपने अर्धभाग को उलट दिया जैसे कि पहली कंडीशन में लिखा हुआ था। फिर लिखा है उन चिन्हों की संख्या जो कि किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होंगी वो टोटल कितनी है। तो स्टार्टिंग से हम देखना स्टार्ट करेंगे, तो चिन्ह आपका ये हैच वाला दे रखा है। अब इस हैच में आप देखेंगे तो इसकी जो यहाँ पर इसके बाद है, पहले यहाँ पर पढ़ लीजिए कि उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद है, तो अक्षर आर है, इसके बाद आ रही है, बिल्कुल कंडीशन फुलफिल्ड है। और किसी अंक से पहले, तो उसके बाद अंक आ रहा है, उससे पहले है, तो ये आपका एक हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अब आगे भी इसी प्रकार देखिए इस चिन्ह में, तो यहाँ पर दोनों जगह ही लेटर है, नहीं होगा। यहाँ पर पहले आपका अंक आ गया जबकि हमें तो बाद में अंक चाहिए था, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए तो नीचे आ जाएंगे, तो ये एट द रेट, इसमें भी आप देखेंगे तो बाद में आपका लेटर है जबकि हमें बाद में अंक चाहिए, तो नहीं होगा। सेम चीज और आगे देखेंगे तो ये एंड करके है, यहाँ पर तो बाद में कुछ है ही नहीं, तो केवल एक है, केवल एक ऐसा है जो यहाँ पर फुलफिल्ड हो रही है सारी कंडीशन, तो आपका डी वाला ऑप्शन एक जो है वो सही हो जाएगा। तो 49 नंबर प्रश्न था, स्टार्टिंग मैंने बताया था 50 प्रश्न तक हम देखेंगे। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, आप सभी के लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे आगे आने वाला मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है 50 नंबर की कथन दे रखा है और उस पर आधारित निष्कर्ष दे रखे हैं और आपको बताना है सही कौन सा है। मैंने आपको बताया कि इस टाइप के प्रश्नों को आप चित्र बनाकर ही करते हैं। कह रहा है सभी पंखुड़ियां फूल हैं, तो आप क्या बना लीजिए, सभी जो एक गोला है इसको बनाइए सबसे पहले। ये आपका टोटल जो है सभी पंखुड़ियां, तो इसके अंदर एक और छोटा गोला बना दीजिए। ये जो है सबसे अंदर वाला, इसको हम पंखुड़ी के लिए पी लिख देते हैं। तो जितनी पंखुड़ियां हैं सभी, ये आपकी क्या है, फूल हैं। तो ये जो बाहर वाला है ये आपका फूल एफ लिख देते हैं। सभी पंखुड़ियां फूल हैं, इतनी चीज हो गई। आगे है सभी पंखुड़ियां पीली हैं, तो जितनी भी पंखुड़ियां यहाँ पर दे रखी हैं ये सभी कैसी हैं,
ये सभी पीली है, यानी इसके बाहर एक गोला और आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, पीली, वो हम येलो लिख देते हैं, चलिए, क्योंकि पी ऑलरेडी है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सभी पंखुड़ियां, देखिए सभी की कवर किया जा रहा है और कैसी है, येलो है, और लास्ट में कह रहा है सभी पीले फूल हैं। अब ये भी देखिए फुलफिल्ड हो गया, क्योंकि ये जो येलो है, ये पूरा येलो जो है आपके इस फूल के अंतर्गत आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इधर चित्र जो है वो बना लिया। अब निष्कर्ष ये लिखा है कि बताना है सही कौन सा है। पहला कह रहा है कि सभी फूल जो हैं वो पीले हैं, फूल आपके देखिए सबसे बाहर वाले थे, और कह रहा है सभी आपके पीले फूल हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो येलो है वो इस फूल के अंदर आ रहा है, तो सभी फूल पीले नहीं, अगर कुछ वाला यहाँ पर कंडीशन होती तो यहाँ पर सही होता, तो पहला तो गलत दे रखा है। दूसरा कह रहा है सभी पीले पंखुड़ियां हैं, तो ये जो वाई येलो है, ये देखिए ये वाला बीच वाला गोला है, ये सभी पीले क्या पंखुड़ियां हैं, सभी पंखुड़ियां तो पीली हैं, पर यहाँ पर जो कंडीशन है वो उल्टा दी है, तो ये भी आपकी गलत है, तो आपका ये भी यहाँ पर नहीं आएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा, कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। तो आप इस टाइप से अगर चित्र बनाते करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। आप देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है कोयम्बटूर, बी ऑप्शन है मदुरई, सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। पेट का एग्जाम की जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वो शाम के 8 बजे कर रहे हैं, तो लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी है, तो उसमें भी आप आकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।